कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है, आईवीएफ। अब ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट है या फिर स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट्स के सिलेबस में है, चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है क्लास 12th में। ओके, एंड स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत सारे बढ़ गए हैं एंड बहुत सारे ऐसे कपल हैं जिनके माइंड में बहुत तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि जो आईवीएफ है वो क्या होता है, ठीक है, वो क्यों करवाते हैं, एंड जो आईवीएफ है उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या इसके अंदर होता है, क्या ये पेनफुल होता है, किस तरीके से होता है, सब कुछ जानेंगे। एंड ये भी समझेंगे कि इसका एवरेज कॉस्ट क्या होता है, मतलब कितना इसका खर्चा आता है अगर एक बार आईवीएफ करवाते हैं तो चलिए समझते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हम समझाएंगे ताकि आप सबको समझ में आए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो देखते हैं पहले आईवीएफ क्या होता है, ठीक है। तो आईवीएफ का सिंपल सा मीनिंग है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? इन विट्रो इसका मतलब है बॉडी से बाहर, मतलब लैब में। फर्टिलाइजेशन मतलब दोनों मिल रहे हैं एंड जो सेल बनती है पहली, मतलब पहली जो कोशिका बनती है एक तरीके से, वो होती है जाइगोट। जब मेल का स्पर्म लिया जाता है, ठीक है, उसका सैंपल लिया जाता है एंड फीमेल से उसका ओवम निकाल लिया जाता है उसकी बॉडी से। इसको समझेंगे कैसे निकालते हैं। तो इनको लैब में ही मिलाया जाता है इस तरीके से। देखिए, जब मेल का स्पर्म एंड ओवम इन दोनों को यहाँ पे छोड़ा जाता है एक एनवायरनमेंट में, एक पेट्री डिश से जैसे से कुछ, ठीक है, लैब के अंदर। तो यहाँ पे इनको मिलाया जाता है, ये मिल गए हैं। यहाँ पे क्या बन गया है? जाइगोट बन गया है, मतलब जो पहली सेल बनती है वो बन गई है दोनों के मिलने से, ठीक है। तो इसी से देखिए पूरा बेबी बन जाएगा बाद में। तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे एक सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा, वो 2 में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे ग्रोथ होती है ना, 2 में हो जाएगी, 2 से 4 में, 4 से 8 में, इस तरीके से होता है। तो जब 6 से 10 सेल्स तक इसमें डिवीजन हो जाता है तो उस टाइम में जो भ्रूण होता है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो उसको यहां से मतलब लिया जाता है, देखा जाता है एंड फीमेल का जो गर्भाशय है, यूट्रस है, उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये इस तरीके से फिर कुछ टाइम के बाद वो क्या कर जाता है, यहाँ पे एम्बेड कर जाता है, मतलब इसके अंदर धंस जाता है एंड प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका एक तरीका होता है। अब हम समझते हैं कि क्यों करवाते हैं आईवीएफ। तो सिंपल सी बात है, जब कोई फीमेल नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है तो उसको आईवीएफ के लिए सोचना पड़ता है। अब देखो, उसमें मेल में भी हो सकता है कोई कमी हो, कोई प्रॉब्लम हो, उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, या फिर जो फीमेल है उसकी बॉडी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो, मतलब उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनमें कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो दोनों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी एक में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आईवीएफ के लिए डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं, मैंने ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाया है, इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है। सिंपली आपको मैं समझा दूंगी ये फीमेल जो है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो पहले इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए, ये क्या है, वजाइना, एंड ये जो एक पैसेज बनाया है ये होता है सर्विक्स, जिसको हम बोलते हैं बच्चादानी का मुंह भी बोल सकते हैं, ये सर्विक्स होता है। ये क्या है? ये है गर्भाशय या फिर हम इसको यूट्रस बोल सकते हैं। अब क्या होता है कि ये दो क्या हैं, ट्यूब्स हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, एंड ये होती हैं ओवरीज। ओके, ये कनेक्टेड होती हैं इस तरीके से। अब देखिए होता क्या है, कभी कभी जो ट्यूब्स हैं इनमें प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लॉकेज इन ट्यूब्स, किसी भी ट्यूब में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हो सकता है कि पहले कभी कोई प्रॉब्लम हुई हो एंड ट्यूब्स को कट कर दिया गया हो, तो ट्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी बोलते हैं कि ट्यूब ब्लॉक हो गई हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो सकता है, आईवीएफ करवाना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, ओवरीज जो होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें हमारे जो अंडे बनते हैं, ठीक है, हमारे अंडे जो होते हैं वो बनते हैं। अब अंडे क्या होते हैं, देखिए एक्चुअल में यहाँ पे एग या फिर अंडा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है। क्योंकि इसमें अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम समझेंगे कि ये सिर्फ क्या होता है, ये ओवम, अभी इसको नहीं बोलेंगे, इसको बाद में ओवम बोलते हैं, इसको सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं। तो सिंपली मैं आपको बताने के लिए कह रही हूँ कि अगर ये जो है, ये जो एग हैं, ये हमें बचपन से होते हैं, बचपन से भी नहीं बोल सकते, हम जन्म से पहले ही इसको लेके पैदा होते हैं, जो भी फीमेल है वो। एंड जब वो प्यूबर्टी में आती है तो इन जितने भी बन जाते हैं वो पहले ही बन चुके होते हैं, उसके बाद कभी नहीं बनते। लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार बनते हैं, जो कि हमारे जन्म से भी पहले बन जाते हैं। जब हम अपनी मदर के वूम्ब में होते हैं तभी ये बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नहीं बनते हैं, जितने बन लिए वो बन लिए, उसके बाद नहीं बनेंगे। तो हो सकता है कि जो फीमेल है उसमें
क्या हो रहे हैं, ये मैच्योर नहीं हो रहे। तो मैच्योर कब होते हैं, जब हम प्यूबर्टी में होते हैं, जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तो उस टाइम में एक एक जो ओवा होता है वो मैच्योर होता है, मतलब फॉलिकल मैच्योर होती है, उसमें से ओवा निकलता है, ठीक है, जो कि इन फैलोपियन ट्यूब में आता है, ठीक है, इनके थ्रू पकड़ के लिए लेके जाया जाता है एंड इनमें आता है एंड यहाँ से स्पर्म एंटर करता है एंड यहाँ पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये किसी में भी हो सकता है, ठीक है, तो ये नेचुरली होता है। बट अगर ये जो फॉलिकल्स हैं यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं जो ओवा हैं, अगर वो मैच्योर ही नहीं हो रहे हैं, बन तो रहे हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चल रहा है, लेकिन किसी रीजन की वजह से, किसी कारण की वजह से ये क्या हो रहे हैं, पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाते हैं। जितना इनका साइज होना चाहिए, इनका साइज जो मैच्योर है, मैच्योरिटी का साइज है वो अराउंड होना चाहिए 15 mm टू 22 mm तक इनका साइज होना चाहिए फॉलिकल्स का। इतना साइज नहीं मिल पा रहा, मतलब वो एक अच्छे ओवम नहीं बनते हैं, अच्छी फॉलिकल हमें नहीं मिलती है, जिस वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है एंड कंसीव नहीं कर पाते। हो सकता है ट्यूब्स में प्रॉब्लम हो गई हो, तो भी क्या होगा, ये आगे ही नहीं जाएगा, ठीक है, तो स्पर्म एंड ओवम का मिलना ही नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा एंड भ्रूण कैसे बनेगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किसमें, फीमेल में, ठीक है। एक और रीजन हो सकता है इनफर्टिलिटी का कि जो फीमेल है अगर उसमें एंडोमेट्रियोसिस है, देखिए बहुत ही खतरनाक मैं इसको बोलूंगी बीमारी है। अगर आप चाहते हैं इसके लिए वीडियो तो मैं इसका वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो हो सकता है इसको एंडोमेट्रियोसिस हो गया हो, जिसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओके, एंड नेचुरल तरीके से वो फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है। ओके, समझ पा रहे हैं, फीमेल का ये समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब मेल में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेल में लो स्पर्म काउंट हो सकता है, मतलब कि जब एक मेल क्या करता है, जो इजैकुलेट करता है, ठीक है, जो अपने स्पर्म्स को बाहर निकालता है, तो इसमें सिर्फ स्पर्म्स नहीं होते हैं, क्या होता है, सीमन होता है। इसको कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। अब सीमन क्या है, सीमन क्या होता है कि जिसमें स्पर्म प्लस जो लिक्विड होता है, ठीक है, मतलब स्पर्म एंड लिक्विड, जो लिक्विड जिसके अंदर होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सीमन। अब ये जो स्पर्म्स हैं इस लिक्विड के अंदर, लिक्विड क्यों होता है, इनका एक तरीके से खाना होता है, इनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एंड उसको मतलब जो स्पर्म्स हैं उनको तैरने में सहायता मिलती है, ठीक है, मतलब उनको मोटिलिटी मिलती है, तो इसलिए ये लिक्विड होता है। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है स्पर्म्स के लिए, तो इसको हम बोलते हैं सीमन। तो अगर ये जो सीमन है इसके अंदर जो स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्पर्म्स होते हैं, ये स्पर्म्स जो हैं इनका नंबर अगर 200 से 300 मिलियन है, ठीक है, पर इजैकुलेशन, तो क्या है कि ये नॉर्मल स्पर्म काउंट है, ठीक है, ये बिल्कुल हेल्दी मेल है एंड इसके जो स्पर्म का काउंट है वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये इससे कम हो जाए, कितना कम हो जाए, ये बचे अराउंड 39 मिलियन पर इजैकुलेशन, मतलब जब कोई मेल इजैकुलेट करता है, जब अपने सेमन को बाहर निकालता है, तो उसको हम बोलते हैं इजैकुलेशन। तो उसमें अगर 39 मिलियन से भी कम प्रेजेंट हैं स्पर्म्स, ठीक है, कम प्रेजेंट हैं, तो उसको हम बोलते हैं लो स्पर्म काउंट। अगर एमएल में भी दिया हुआ होता है, तो एमएल में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 200 से 300 मिलियन पर एमएल। ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल, ओके, ये भी नॉर्मल। अब एबनॉर्मल क्या होगा, लो स्पर्म काउंट कब होगा, जब लेस देन 15% बचेगा, लेस देन 15 मिलियन पर एमएल ऑफ सीमेन। मतलब एक बार जो सैंपल है उसको हमने लिया, उसमें अगर 15 मिलियन से भी कम प्रेजेंट है तो क्या होगा, लो स्पर्म काउंट होगा। 1 मिलियन की बात करें, अगर हमारे पास 1 मिलियन क्या है, सैंपल है, उसमें अगर 15 मिलियन से कम हैं तो क्या होगा, लो स्पर्म काउंट होगा। समझ में आ गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है, कुछ तो पहले ही कम है एंड उनमें भी कुछ खराब मिल जाएंगे जिनकी क्वालिटी बैड होगी, मतलब वो इतने हेल्दी स्पर्म्स नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाता है,
लो स्पर्म काउंट इसको हम बोलते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है कि कुछ मेल्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जो उनका पीनिस है वो इरेक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो फीमेल की जो विजाइना है यहाँ जब वो स्पर्म्स को यहाँ पे छोड़ ही नहीं सकेगा तो किस तरीके से आगे स्पर्म्स मूव करेंगे। तो उसके लिए भी क्या किया जाता है, इनका जो स्पर्म होता है उनको लिया जाता है एंड क्या करवाते हैं कि जो लैब है उसके अंदर पहले तो जो अच्छा हेल्दी स्पर्म है उनको सेपरेट किया जाता है, जो वेस्ट है उसको निकाला जाता है एंड फिर उसके बाद उनको अच्छे से एग्जामिन किया जाता है कि हाँ ये हेल्दी स्पर्म है एंड देन क्या करते हैं इस प्रोसेस में उसको काम में लिया जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो इसके प्रोसीजर ऑफ आईवीएफ ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला क्या है, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, मतलब जो ओवरीज होती हैं जहाँ पे हमारे एग्स प्रेजेंट होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जहाँ पे ओवम बनते हैं, फॉलिकल्स बनती हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो उनको हाइपर स्टिमुलेट किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली क्या होता है कि 1 या 2 जो ओवा होते हैं, जो फॉलिकल होती है वो पूरी तरीके से मैच्योर होती हैं एंड वो आती हैं एंड देन प्रेगनेंसी होती है। ओके, नॉर्मली ऐसा होता है। बट इसमें क्या किया जाता है कि इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जो भी फीमेल है उसको इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, मोर देन 2 to 3 क्या हो जाएंगे, जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होंगी। मतलब हो सकता है कि 5-6 या फिर 6-7 जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर हो जाए। मतलब ज्यादा फॉलिकल्स को मैच्योर करना है, नंबर में भी एंड साइज में भी अच्छे तरीके से वो मैच्योर हो जाएं। तो इसलिए क्या करते हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं हार्मोन्स के, ताकि क्या हो जाए, ओवरीज में ज्यादा मैच्योरेशन हो जाए। किनका, ओवम का। ओके, ज्यादा नंबर में भी एंड उनका साइज भी परफेक्ट हो। तो इसलिए क्या करते हैं, पहले ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाता है। दूसरा क्या है, अब जो स्टिमुलेट हो चुकी है उनको बाहर भी तो निकालना है बॉडी से, फिर उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, उन दोनों को मिलाया जाता है। किनको, कि मेल के क्या करते हैं, स्पर्म को ले लिया जाता है, उनका सैंपल ले लिया जाता है, उनमें से जो अच्छे जो स्पर्म होते हैं उनको मशीन्स की हेल्प से, जो मशीनें होती हैं उनकी हेल्प से क्या करते हैं, अलग किया जाता है एंड देन क्या करते हैं, उनको लैब में मिलाते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर क्या बन जाता है, वो एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो बनने के बाद क्या करेंगे, एम्ब्रियो का ट्रांसफर करेंगे। तो ये हम सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो पहला हम जान लेते हैं ओवेरियन स्टिमुलेशन क्या है। तो इस कैलेंडर की हेल्प से हम समझते हैं, जैसे कोई भी मंथ है किसी फीमेल का एंड उसका 28 दिन का साइकिल है, जैसे इस तरीके से उसके पीरियड्स जो है वो रिपीट होते हैं। ओके, तो मान लीजिए कोई फीमेल है जो कि जिसका पीरियड स्टार्ट हुआ, जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो स्टार्ट हुआ 1 को। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्टार्ट 1 तारीख को हुआ। उसके बाद या तो 1 को या फिर 2 तारीख को बुलाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर से मिला जाता है एंड डॉक्टर इंजेक्शंस देना शुरू कर देता है। या तो हो सकता है कि 2 से ही शुरू कर दे इंजेक्शंस देना, या फिर हो सकता है 3 से शुरू करे एंड ये 10 to 12 डेज तक दिए जाते हैं एंड बीच बीच में भी अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि क्या कंडीशंस हैं, मतलब और भी ज्यादा डोज बढ़ाया जाए या फिर कम किया जाए या फिर सही अमाउंट में दिया जा रहा है, इसको कंटिन्यू किया जाए, कितने टाइम के लिए कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, तो एवरेज 10 से 12 दिन तक क्या किया जाता है। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ से जैसे इंजेक्शंस देना शुरू कर दिए तो 10 to 12 डेज के लिए देते हैं। इस टाइम में जब मेंस्ट्रुएशन का, जब हमारे पीरियड का जो फर्स्ट डे या फिर सेकंड डे होता है उस टाइम से ही शुरू कर दिए जाते हैं। तो जैसे सेकंड डे से शुरू किया एंड 10 डेज हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12। मान लीजिए यहाँ तक 12 डेज के लिए इंजेक्शंस दिए। अब ये जो इंजेक्शन है ये डेली लेने होते हैं। ठीक है, ये किसी नर्स की हेल्प से या फिर जहाँ पे जिसका इलाज चल रहा है वहीं पे जाके हॉस्पिटल में इंजेक्शंस लिए जाते हैं। तो देखो, मतलब जब 36 हम बोल सकते हैं 36 आवर्स से पहले, मतलब जिस दिन एग्स को निकालना होता है उससे 36 घंटे पहले एक ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है कि उसको हम बोलते हैं ट्रिगर इंजेक्शन। उसकी हेल्प से क्या होता है कि जो फॉलिकल्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाती हैं निकलने के लिए, मतलब बिल्कुल मैच्योर हो चुकी हैं, वो निकलने के लिए रेडी हो जाती हैं एंड उनको फूटने से पहले, मतलब उनके रप्चर होने से पहले ही उनको निकाल लिया जाता है। तो मतलब 36 घंटे के बाद जैसे आज क्या किया, एग रिट्रीव कर लिया। ओके,
इसे 12 को दिया एंड इस तरीके से ये 36 घंटे हो जाएंगे। तो उसके 36 घंटे के बाद में क्या करते हैं, एग्स को निकाल लिया जाता है। तो आज मान लीजिए 14th डे जो है, इस दिन एग रिट्रीवल किया गया। ठीक है, तो एग रिट्रीवल कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इन एग्स को किस तरीके से बाहर निकाला जाता है, इस डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में होता है। ओके, एंड यहाँ पे क्या करते हैं कि एक निडल जो होती है, इस तरीके से एक निडल जो होती है उसको, एंड साथ में अल्ट्रासाउंड भी होता रहता है, देखते रहते हैं कि कितने जो फॉलिकल्स हैं वो उनको बाहर निकाल लिया गया है। तो इस तरीके से वजाइना की ये जो दीवार है इससे होते हुए एंड ओवरीज के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है। इस नीडल को, बहुत ही फाइन होती है, बहुत ही पतली सी नीडल होती है, जिसको मतलब वजाइना की दीवार से होते हुए इस तरीके से इसको इंसर्ट किया जाता है। एंड साथ में मैं बोल रही हूँ बार बार कि ये अल्ट्रासाउंड की मदद से किया जाता है। ओके, एंड इस तरीके से जो जितनी भी फॉलिकल्स हैं जिनको हमें लेना है उनको इसके अंदर ले लिया जाता है। तो ये दोनों में सेम किया जाता है, पहले किसी से भी एक ओवरी से करेंगे, फिर दूसरी ओवरी से इसी तरीके से जितनी भी जो मैच्योर फॉलिकल्स हैं उनको इसके अंदर ले लिया जाता है। ओके, इस तरीके से इसके अंदर निकाल लिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये 10 to 15 मिनट्स तक चलता है। एंड इसमें जो फीमेल होती है उसको बेहोशी की हालत में ही रखा जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, 10 to 15 मिनट्स लगती हैं एंड थोड़ा सा पेनफुल भी है, क्योंकि जो वजाइना की दीवार है उसको यहाँ से इसको इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है एग्स को रिट्रीव करने का तरीका, एग्स को बाहर निकालने का तरीका, लेकिन ये बेहोशी की हालत में किया जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करते हैं, 14th डे को ही क्या करेंगे, एग रिट्रीवल के बाद ही इसका फर्टिलाइजेशन भी करवाना जरूरी है, क्योंकि जो एग है वो बहुत टाइम के लिए जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, जो एग बाहर आ गए हैं, निकाल लिया है उनको, तो क्या करेंगे उसी दिन जो उसका पार्टनर है, जो मेल है, उसके स्पर्म का भी सैंपल ले लिया जाएगा एंड उसमें से जो अच्छे स्पर्म्स होंगे वो मशीन की हेल्प से देखा जाएगा एंड उस सैंपल को लेके लैब में क्या करवाते हैं, उसका फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं। ठीक है, तो इस दिन क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, एग रिट्रीव कर लिए जाते हैं, प्लस में स्पर्म भी ले लिए जाते हैं मेल से एंड क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। तो इस दिन क्या होता है, 0 डे भी बोला जाता है। 0 डे किसका, एम्ब्रियो का। ठीक, अब 0 डे ऑफ एम्ब्रियो है, मतलब उस दिन जो एम्ब्रियो बना है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट से उसमें डिवीजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम 0 डे बोलेंगे। 14th जो डे है, एक तरीके से समझ में आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 0 डे ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इस दिन उसका 0 डे है। उसके बाद ये हो जाएगा 1 डे, ये हो जाएगा 2nd डे, ये 3rd, 4th एंड 5th। तो हो सकता है किसी किसी में 3rd में भी हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसकी, फीमेल की बॉडी में, मतलब उसके यूट्रस में, उसके गर्भाशय में, या फिर 5th डे को करते हैं। ठीक है, ये हो गया 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। तो जो एम्ब्रियो 5 दिन तक जिंदा रह सकता है वो एम्ब्रियो बहुत अच्छा होता है। तो 5th डे को क्या कर देते हैं, मोस्टली 5th डे को ही क्या होता है, ब्लास्टूला होता है। ब्लास्टूला इस स्टेज में, मतलब जो एम्ब्रियो होता है 6 से 10 सेल की स्टेज तक पहुंच जाता है एंड ये एक बहुत ही अच्छा एम्ब्रियो माना जाता है। तो उस टाइम में जो एम्ब्रियो है तो उसको ट्रांसफर किया जाता है फीमेल की बॉडी में। यहाँ पे सिर्फ एक एम्ब्रियो नहीं होता है, काफी सारे एम्ब्रियोज को तैयार किया जाता है, ताकि अब की बार अगर आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं रहा तो नेक्स्ट मंथ या फिर उससे नेक्स्ट मंथ भी काम में लिया जा सके। ओके, तो ये इस दिन क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसको भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं फीमेल की बॉडी में। अब इस डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे कि किस तरीके से जो एम्ब्रियो है उसका ट्रांसफर किया जाता है फीमेल की बॉडी में। तो ये जो एम्ब्रियो है, जो हमने अभी समझा कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, मतलब 4 to 5 डेज में इस स्टेज में आ जाता है कि 6 to 10 सेल्स
इसका डिवीजन हो चुका है तो ये एक अच्छा एम्ब्रियो समझा जाता है। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो, मतलब जितने हो सकते हैं 4-5 एम्ब्रियोज को यहाँ पे बनाया जाता है एंड उनको फ्रीज भी किया जाता है कुछ एम्ब्रियोज को, कि हो सकता है इस मंथ में प्रेगनेंसी अगर नहीं हो पाती है तो नेक्स्ट मंथ दोबारा से करवा सके। तो उसके लिए भी एडिशनल चार्जेस होते हैं। तो उनका एक फ्रिज होता है जिसमें -200 डिग्री सेल्सियस में इसको रखा जाता है। फ्रीज जो किए जाते हैं, जो बाद में इनको यूज किया जा सकता है अगर पहली बार में प्रेगनेंसी नहीं होती है तब, ठीक है, मतलब नेक्स्ट IVF के लिए रख लिया जाता है। तो अब देखो ये जो एम्ब्रियो है तो ऐसे हो सकता है अगर किसी की फर्स्ट बेबी है, मतलब किसी का फर्स्ट बेबी है तो उसके लिए 2 एम्ब्रियो या फिर 3 एम्ब्रियो भी एक साथ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। वो कैसे किए जाते हैं कि इसमें ये जो एम्ब्रियोज हैं इनको एक इस तरीके से लोड किया जाता है कैथेटर की हेल्प से एंड इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है। जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है, ये वजाइना से होता हुआ एंड ये सर्विक्स है, इससे होता हुआ यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो 2 से 3 एम्ब्रियोज को छोड़ देते हैं ताकि, क्योंकि इसके चांसेस 40 to 45% ही होते हैं, तो इसलिए 2 या 3 एम्ब्रियोज को छोड़ दिया जाता है गर्भाशय में एंड ये क्या कर जाते हैं, इम्प्लांट कर जाते हैं इस तरीके से, अगर प्रेगनेंसी हो पाती है तो, ठीक है, इस तरीके से इम्प्लांट कर जाते हैं। तो इसी वजह से कभी कभी ट्विंस भी बनते हैं, मोस्टली ट्विंस बनते हैं। किसी की अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो सोचते हैं कि एक ही बार में, क्योंकि बार बार खर्चा लगता है, पूरा प्रोसेस होता है, तो अच्छा है कंसीव अगर हो जाता है तो मोस्टली हमने देखा है कि क्या होते हैं, ट्विंस भी होते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये क्या कर जाएंगे, बाद में इम्प्लांट कर जाएंगे। किसी की सेकंड प्रेगनेंसी है, जैसे पहले से कोई बच्चा है उसके बाद की प्रेगनेंसी है, सेकंड है, तो कोई जो कपल है वो बोल देते हैं कि हमें एक ही चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक ही एम्ब्रियो को ट्रांसफर करवाते हैं। अब एक और बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हमने बताया कि बहुत सारे मतलब 4-5 एम्ब्रियोज जो रखे जाते हैं यहाँ पे, तो कुछ को फ्रीज कर लिया जाता है, मैंने बोला। तो जो फ्रीज किए जाते हैं वो एम्ब्रियो क्यों किए जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो मंथ होगा या फिर उससे नेक्स्ट मंथ होगा उसमें क्या कर सकते हैं, उनको अगेन IVF का जो ट्रीटमेंट है वो किया जा सकता है, मतलब उनको दोबारा से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ये मंथ होता है जिसमें ये पूरा प्रोसीजर होता है, पहले तो जो ओवरीज होते हैं उनको स्टिमुलेट किया जाता है, मतलब हॉर्मोन्स का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा मतलब ठीक नहीं रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है हार्मोनल लेवल में। तो इस वजह से जो ये मंथ होता है जिसमें ये IVF किया जाता है, तो किसी किसी फीमेल में कंसीव नहीं भी हो पाता है, क्योंकि मैंने बताया 40 to 45% चांसेस ही होते हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं, बाद में अगर ये दोबारा से जो फ्रीज करके जो एम्ब्रियोज को रख लिया जाता है फ्रिज के अंदर, तो उनको बाद में यूज किया जा सकता है एंड उसमें चांसेस थोड़े इसके कंपैरिजन में। अब एक बात मैंने बोली कि कुछ एम्ब्रियोज को फ्रीज करके रखा जाता है, तो ये क्यों करते हैं, तो मैंने बताया भी है कि जैसे फर्स्ट टाइम में अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, फर्स्ट IVF में अगर नहीं होती है तो दोबारा से किया जाता है। एंड इसका एक ये भी रीजन होता है कि जो IVF जो फर्स्ट टाइम में करवाते हैं, मतलब जैसे कि शुरुआत में ये सारा प्रोसीजर हुआ 1 मंथ में ही, क्योंकि उस टाइम में हॉर्मोन्स का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हुए होते हैं क्योंकि हॉर्मोन्स के डोजेस दिए जाते हैं। इस वजह से नेक्स्ट मंथ तक ज़्यादा चांसेस होते हैं इन कंपैरिजन टू ये जो मंथ जिसमें सारे के सारे प्रोसीजर हुए हैं, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स के उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। और जब बाद में नेक्स्ट मंथ में या उससे नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे इनका लेवल सेटल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है एंड उसके बाद प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो फ्रीज किए गए हैं जो एम्ब्रियो, उनको यूज़ किया जाता है एंड जो उनका जो कॉस्ट है, जो खर्चा है, तो वो भी मतलब जो कपल है उनसे ही लिया जाता है, क्योंकि उनके लिए ये सब किया जा रहा है। तो जो फ्रीज किया जाता है वो एम्ब्रियो भी हेल्दी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो खराब हो गए हैं, वो भी बिल्कुल हेल्दी होते हैं। जबकि मैं कहूंगी कि वो और भी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जब तक कि जो फीमेल की बॉडी है वो नॉर्मल हो जाती है एंड देन चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो फीमेल की बॉडी में जब ट्रांसफर करते हैं तो वो बिना किसी बेहोशी के किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई पेनफुल ये प्रोसेस नहीं है, सीधा बस यूट्रस के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाता है, उसको छोड़ा जाता है एम्ब्रियोज को। ओके, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या हो जाता है, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो क्या करते हैं, इसके बाद टेस्ट करके देखा जाता है। कब, इसके 10 to इसके आगे जो 10 to
15 डेज हैं, उसके बाद क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नेक्स्ट मंथ शुरू हो गया जैसे 9 10, ठीक है, इस तरीके से। तो हो सकता है कि वो यहां तक एंड तक आते आते यहाँ पे इसका टेस्ट करके देखा जाएगा, मतलब 10 to 11 डेज में कि प्रेगनेंसी हो गई है या नहीं हो गई, मतलब अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है। तो ये एक प्रोसीजर होता है। अब देखो इसका खर्चा कितना आता है, तो इसकी बात करते हैं। तो ये है लगभग 1.25 लाख टू 1.50 लाख, मतलब 1.25 लाख से 1.5 लाख तक का इसका खर्चा नॉर्मल है, मतलब इतना तो होना ही होना है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि कौन है वो, मतलब किस तरीके की उसकी कंडीशन है, उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि हो सकता है उसके अंदर पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको सही करने के लिए जो ट्रीटमेंट पहले दिया जाता है उसमें जो भी खर्चा आता है, जो दवाइयों में खर्चा आता है, जो ट्रीटमेंट में खर्चा आता है, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। जो टेस्ट करवाए जाते हैं बिफोर आईवीएफ, उसका भी खर्चा एडिशनल होता है। साथ में अगर जो प्रेगनेंसी हो जाती है तो आईवीएफ के बाद प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारी जो हम बोल सकते हैं क्या मेडिसिन दी जाती हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो उसका खर्चा भी एडिशनल होता है। तो डिफरेंट बातों पे डिपेंड करता है, हर कपल के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपकी हेल्प हुई हो। अगर आपकी हेल्प हुई है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज दूसरों की भी हेल्प जरूर कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एंड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप लाइव जो प्रीमियर चलता है, लाइव नहीं सॉरी प्रीमियर जो चलता है उसमें आप लाइव चैट कर सकते हैं, तो आप मुझे चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।